मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि ईच बिट्रेयल बिगिंस विद ट्रस्ट। मतलब ये कि प्रत्येक विश्वासघात विश्वास से ही शुरू होता है। चुनावी राजनीति के लिए भी ये कहावत मुफीद है। असल में यूपी में बीजेपी की हार को लेकर पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और खबर यह है कि समीक्षा की रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की हार का विलन मिल गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि हार का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अपने ही हैं। इस बीच सहारनपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार के बाद प्रत्याशी रहे राघव लखनपाल शर्मा का बड़ा बयान भी सामने आ गया। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में राघव लखनपाल शर्मा कह रहे हैं कि ऐसे जयचंदों को पहचानना होगा जो घर के भीतर घुसकर नुकसान कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि राघव लखनपाल का इशारा आखिर किसके लिए है? इसे समझने के लिए आप जरा एक रिपोर्ट देखिए। हमने सदा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया। अपनी ताकत का एहसास संपूर्ण समाज को हो, इतना हौसला रखने की क्षमता रखने के अंदर। ऐसे जयचंद और ऐसे आस्तीन के सांपों को भी पहचानना जरूरी है। तीसरी बार सरकार बन चुकी है। शपथ हुए 3 हफ्ते का वक्त हो चुका है। लोकसभा स्पीकर चुने जा चुके हैं। संसद का सत्र चल रहा है। सरकार काम कर रही है, लेकिन बीजेपी में यूपी में मिली करारी हार पर रार कम नहीं हो रही है, जिसका सबसे ताजा एपिसोड सहारनपुर से आया है। एक बात कहना चाहता हूं, भगवान परशुराम जी ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई करी थी कि नहीं करी थी? जब हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं तो उनसे क्या ये सीख भी लेंगे? जो अन्याय करता है, जो अत्याचार करता है, जो सच्चाई को दबाने की कोशिश करता है, जो भले लोगों के साथ बुरा करता है, उनका क्या हशर होना चाहिए? कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? तो अपने मन में वो जज्बा रखिए। सफेद रंग की गाड़ी पर खड़े होकर भाषण दे रहे ये जनाब बीजेपी नेता राघव लखनपाल शर्मा हैं। 3 बार विधायक, 1 बार सांसद रहे हैं। 24 में दूसरी बार सांसद का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। मैं नहीं जानता, हो सकता है कोई एक आधे को किसी बात से कोई तकलीफ हो, लेकिन हमने सदा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया और देते रहेंगे। हम चुनाव में जीत नहीं पाए, लेकिन हम हिम्मत नहीं सहारनपुर में बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले राघव लखनपाल का करीब 3 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। वीडियो में राघव लखनपाल कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए। बहुत से नेताओं द्वारा ये भ्रम फैलाया जाता है लखनऊ दिल्ली तक कि सहारनपुर में ब्राह्मण है ही 15,000, तो वो क्या कर लेंगे? तो अपनी ताकत को पहचानो और अपनी ताकत का एहसास संपूर्ण समाज को हो, इतना हौसला रखने की क्षमता रखने के अंदर। इतना कहते ही समर्थक नारे लगाने लगते हैं, लेकिन अब जो राघव लखनपाल कहते हैं उससे कई सवाल खड़े हो जाते हैं। गौर से सुनिए। सर्व समाज का हमें आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, 4,85,000 के आसपास वोट मिला। जब सब देते हैं वोट तभी मिलता है इतना वोट। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसे जयचंद और ऐसे आस्तीन के सांपों को भी पहचानना जरूरी है, जो अंदर घर में रहकर ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। पूर्व सांसद के इस बयान ने सहारनपुर का सियासी माहौल गरमा दिया है। सवाल ये है कि राघव लखनपाल किसे जयचंद कह रहे हैं, हार के लिए किसे आस्तीन का सांप बता रहे हैं। वैसे राघव लखनपाल ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने से पहले राघव लखनपाल के सियासी करियर को जानिए। राघव लखनपाल साल 2000 में पहली बार विधायक बने। 2007 और 2012 में सहारनपुर नगर सीट से विधायक रहे। 2014 में बीजेपी ने सहारनपुर सीट से टिकट दिया और पहली बार सांसद चुने गए।
2019 में सहारनपुर सीट पर ही बीएसपी कैंडिडेट हाजी फजलुर रहमान से हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके 2024 में बीजेपी ने फिर भरोसा जताया, लेकिन इस बार कांग्रेस के इमरान मसूद से 60,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त मिली। हार के बाद से ही राघव लखनपाल के समर्थक सोशल मीडिया पर भीतरघात का इल्जाम लगा रहे हैं। हफ्ते भर पहले सहारनपुर में हुई समीक्षा बैठक के दौरान ही संगठन के नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर राघव को हरवाने के आरोप लगे। अब वही बात राघव लखनपाल ने भी कह दी है। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, बिल्कुल, लेकिन ऐसे जयचंद और ऐसे आस्तीन के सांपों को भी पहचानना जरूरी है जो अंदर घर में रहकर ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। राघव लखनपाल का इशारा किस तरफ था ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद से ही हारे हुए नेता इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मसलन मुजफ्फरनगर से चुनाव हारने के बाद संजीव बालियान ने कहा था कि चुनाव हरवाने में जयचंदों का भी काम रहा है, जो पार्टी के ही लोग रहे, उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है। साक्षी महाराज बोले कि बीजेपी कुछ गद्दारों और आस्तीन के सांप के कारण राज्य में सीटें हार गई। फतेहपुर से चुनाव हारी साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि 15 दिन पहले ही गड़बड़ी की आशंका हो गई थी। बांदा सीट से चुनाव हारने वाले आर.के. सिंह पटेल बोले कि भीतरघात की वजह से कुर्मी वोट तक नहीं मिला। 2024 में बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट रखा था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें ही मिल पाई। यूपी में हार का रीजन वाइज विश्लेषण करें तो 2019 की तुलना में पश्चिमी यूपी में 6 सीटों का घाटा हुआ, अवध में 9 सीटों का नुकसान, पूर्वांचल में 11 सीटें पार्टी हारी और बुंदेलखंड में 3 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 की तुलना में बीजेपी के वोट शेयर में 9% तक की गिरावट आई है, जिससे पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश ही है, लिहाजा भीतरघात करने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी है। बीजेपी की कोर कमेटी की एक बैठक लखनऊ में आयोजित की गई। इस बैठक में उन सीटों का विश्लेषण किया गया जहां पार्टी को शिकस्त मिली है। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि हार की समीक्षा कर रही बीजेपी की स्पेशल टीम ने प्रदेश नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक भीतरघात करने वाले विधायकों को पार्टी ने चिन्हित कर लिया है। भीतरघात करने वाले विधायकों को नेतृत्व ने अपने रडार पर ले लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 में ऐसे करीब 100 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कम होने की वजह बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं और अफसरों की नेताओं से नाराजगी भी रही। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम कोशिशों के बाद भी ओबीसी वोट बैंक के बिखराव को रोका नहीं जा सका और दलित वोट संविधान के मुद्दे पर दूर होता गया। फिलहाल बीजेपी यूपी में मिली करारी शिकस्त की समीक्षा कर रही है और कयास लगाया जा रहा है कि यूपी में भीतरघात करने वाले नेताओं पर सख्त एक्शन की तैयारी की जा रही है। तो देखिए, बीजेपी जहां यूपी में हार को लेकर मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ विरोधी भी हमलावर हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री आम सहमति की बात तो करते, लेकिन हमेशा टकराव को बढ़ावा भी दे देते हैं। सोनिया गांधी के इसी हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। अब यहां देखिए, सवाल यह है कि नतीजों के बाद क्या इसे शक्ति प्रदर्शन माना जा सकता है, और अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में देश की राजनीति क्या रुख ले सकती है। ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, 21 hours ऑनरेबल हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा। एक तरफ से नारे लगते हैं, दूसरी तरफ से पलटवार होता है। 18वीं लोकसभा के पहले सेशन के दौरान संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा होता रहा। इमरजेंसी को लेकर सरकार तो नीट को लेकर विपक्ष हमलावर है। इस बीच अब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया है। कहा है कि चुनावी नतीजों में पीएम की व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार है। सोनिया गांधी के मुताबिक
प्रधानमंत्री ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो आम सहमति का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन टकराव को महत्व देते रहते हैं। इस बात का जरा भी सबूत नहीं है कि उन्होंने चुनावी नतीजों को स्वीकार किया है या जनादेश को समझा है और लाखों मतदाताओं की ओर से उन्हें दिए गए संदेश पर विचार किया है। सोनिया गांधी ने ये बातें एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में कही है, जिसमें वो आगे लिखती हैं कि 18वीं लोकसभा की शुरुआत में ही संसद में मतभेद देखा गया और किसी को भी साथ लेकर नहीं चला गया। पीएम आम सहमति की बात तो करते हैं, लेकिन टकराव को भी बढ़ावा देते हैं। अखबार में लिखे लेख में सोनिया गांधी ने मणिपुर से लेकर स्पीकर के पद तक पर हुए घमासान का जिक्र किया है। संसद में इमरजेंसी के मुद्दे पर कांग्रेस पर सरकार के हमलों को लेकर भी पलटवार किया। लिखा है, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मार्च 1977 में हमारे देश के लोगों ने आपातकाल पर स्पष्ट फैसला सुनाया था, जिसे बिना किसी हिचकिचाहट और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। 3 साल से भी कम समय में मार्च 1977 में जो पार्टी हार गई थी, वो ऐसे बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई जिसे मोदी और उनकी पार्टी ने कभी हासिल नहीं किया था। ये भी उस इतिहास का एक हिस्सा है। सोनिया गांधी ने नीट परीक्षा में धांधली को लेकर भी प्रधानमंत्री को घेरते हुए लिखा है कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए हैं। सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीछे नहीं रहे। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सोनिया गांधी के आर्टिकल को शेयर करते हुए वही बातें दोहराई। गठबंधन के बाकी साथी भी पीछे नहीं रहे। सोनिया जी की बात सही है। जो जनादेश 2024 के लोकसभा चुनाव में आया है, वो नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत हार है। यही मोदी अपने दम पर 400 पार की भाषा कर रहे थे। कांग्रेस को 50 सीटें भी नहीं मिली। राहुल गांधी को बोलते थे शहजादे की जितनी उम्र है उतनी भी सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन शहजादे ने आपको हरा दिया है मोदी जी। वो आर्टिकल एक तरह से समीचीन है, समसामयिक है और सरकार को आईना दिखाता है। अब इमरजेंसी की बात देखिए, इंटरेस्टिंग है। मैं तो हमेशा मानता हूं कि इंदिरा जी के एडवाइजर्स अच्छे नहीं थे। अगर मोदी जी, अमित शाह जी जैसे एडवाइजर होते तो 352 आर्टिकल की जरूरत ही नहीं थी। 3, 2, 5 मिल करके पूरे देश में इमरजेंसी वाले हालात कर देते। आर्टिकल के जरिए सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया तो बीजेपी भी पलटवार करने में कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस सारी मर्यादा तोड़ रही है। सत्ता में रहना नहीं आता, विपक्ष का भी रोल अदा करना नहीं आता। देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी चला चली के बेला में अब झमेला वो खड़ा करना चाहती हैं, हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को देश के 140 करोड़ जनता ने फिर से जनादेश दिया है। जो 3 अंक भी नहीं पार कर सके उनको जनादेश मिल गया। अरे आपने इतना झमेला खड़ा किया, संविधान को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है, लेकिन इस बार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद से ही विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि सड़क से संसद तक राजनीति जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है। जाहिर है आने वाले वक्त में वार पलटवार का ये सिलसिला और तेज होना तय है। नीतीश के संजय, अब आप पूछेंगे कि ये कौन है, इनकी चर्चा आखिर इतनी क्यों हो रही है और इनमें ऐसा क्या है कि जेडीयू के अंदर नीतीश ने अचानक इनका कद बहुत बड़ा कर दिया है। नीतीश के बाद नंबर 2 की कुर्सी संजय झा को क्यों दी गई? जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कुछ इसी तरीके के सवाल लोग कर रहे हैं। तो आइए इस रिपोर्ट के जरिए नीतीश के संजय और उनकी सियासत को समझिए। कहाँ चले गए? कहाँ पीछे है? आइए इधर। उसी वाला बात पर भाग रहे हैं। नहीं, ऊपर रहा। इनको साथ हम इसलिए किए हुए हैं। ये हैं जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में 3 बार
जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री रह चुके संजय झा से मजाकिया अंदाज में नीतीश की बातचीत ये बताने को काफी है कि दोनों के बीच रिश्ते कितने गहरे हैं। कि अगर कहीं भी हो, एक तो सब जगह भेजते ही हैं कि कहीं तक भी कोई तरह का कोई दिक्कत आवे। कोई भी काम हो, पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर, किसी भी नेता या दल से बातचीत करनी हो तो नीतीश के सारथी संजय ही बनते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेता और हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने बिहार को ट्रांसफॉर्म कर दिया 20 साल में, तो इनके काम को बात को लेकर के अन्य जगह भी जाना ये एक उद्देश्य रहेगा। यानी नीतीश कुमार ने काफी सोच समझकर संजय झा को पार्टी में नंबर 2 का स्थान दिया है। संजय झा बिहार की राजनीति में एक जाना पहचाना और बड़ा नाम है। नीतीश कुमार के विश्वसनीय जो कोर टीम कही जाती है, जो 3 लोग जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, उसमें से संजय झा का नाम आता है। तो निश्चित रूप से वो सबसे विश्वसनीय, सबसे राजनीतिक में और राजनीति को समझने वाले हैं। संजय झा बेसिकली देखा जाए तो एक मैनेजर है और वो भाजपा नेता रहे हैं। मैनेजमेंट उनका अच्छा रहा है, भाजपा नेताओं के साथ काफ़ी दिन हो रहे हैं। खासकर अरुण जेटली जी के साथ वो रहे हैं, उनके कार्यालय में रहते थे, कार्यालय का काम देखते थे। और राजीव प्रताप रूडी के साथ भी कुछ दिन रहे थे। और जब जेटली जी के साथ थे तो नीतीश जी भी उस समय केंद्रीय मंत्री थे और जेटली जी और नीतीश जी की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। हमेशा जब बात होती थी नीतीश जी और जेटली जी की, तो सेतु का काम वही करते थे, जेटली जी व्यस्त रहते थे तो उन्हीं के फ़ोन पर जाता था और बात करते थे। उसी दौरान उन्होंने नीतीश जी से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई, धीरे धीरे करके नज़दीकियाँ बढ़ाई। पढ़े लिखे थे, बिहार के थे, मिथिलांचल के थे, नज़दीकियाँ बढ़ाई और धीरे धीरे वो जब भाजपा में उनका सम्मान उतना नहीं मिला तो फिर जदयू ज्वाइन कर लिया। नीतीश जी ने उन्हें जदयू ज्वाइन करा लिया। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें बीजेपी नेताओं और नेतृत्व के साथ अच्छे समीकरण के लिए जाना जाता है। यही नहीं, बीजेपी से तालमेल बिठाने और दोनों दलों के बीच दोस्ती बनाए रखने में वे पुल का काम करते हैं। अभी जो 17 महीने का कार्यकाल रहा, जो महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार का, उससे अलग लेकर के जाने वाले एनडीए के साथ में आने में वही संजय झा है। संजय झा भारतीय जनता पार्टी को भी समझते हैं, जदयू को भी समझते हैं और नीतीश कुमार को तो समझते ही समझते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया और जदयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। संजय झा 1992 से चंद्रिका प्रकाशन चला रहे हैं। 2004 से राजनीति में सक्रिय हैं। फिलहाल राज्यसभा में जेडीयू के नेता हैं, लेकिन इनका परिचय इतना ही नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से अलग करने, बीजेपी की मदद से नीतीश कुमार को एनडीए में लाने और आरजेडी से अलग कर बिहार में एनडीए सरकार बनाने में संजय झा की बड़ी भूमिका रही है। अभी जो स्थिति है, भाजपा के साथ जो गए हैं नीतीश कुमार, तो टोटल क्रेडिट संजय झा को ही जाता है। संजय झा ने ही भाजपा नेताओं से लाइजनिंग करके नीतीश जी को भाजपा में जाने के लिए विवश किया। और बेसिकली कहा जाए तो संजय झा का माइंड सेटअप भाजपा ही है और वो भाजपा के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा है। जब भी नीतीश जी आरजेडी की तरफ आए तो उन्होंने प्रेशर डाल करके भाजपा की तरफ नीतीश कुमार को ले गए और अभी जो तालमेल हुआ टोटल उन्हीं की देन है। हालांकि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे वजह सिर्फ नीतीश कुमार के बेहद करीबी और भरोसेमंद होना या एनडीए से तालमेल बिठाना भर नहीं है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। आरजेडी पहले से भी ताकतवर हो गई है। लोकसभा चुनाव में भले ही आरजेडी की सीटें कम आई, लेकिन जेडीयू के लिए वो बड़ी चुनौती है। संजय झा चुनावी रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं। संजय झा की सलाह से जेडीयू को हाल के दिनों में फायदा हुआ है। इसका नतीजा लोकसभा चुनाव में दिखा। जेडीयू ने 12 सीटें जीतकर सियासी पंडितों को चौंका दिया था, क्योंकि उस वक्त किसी को नीतीश की पार्टी से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद नहीं थी। सब लोगों ने मान लिया था कि जेडीयू और उसके नेता जो है दिल्ली में, खास करके मैं देखता था मीडिया में, कि बिहार में अब चीज़ें बदल गई हैं टोटल। लेकिन बिहार के जनता ने इस रिजल्ट में दिखा दिया कि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता
आज भी बिहार में उतना ही है। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की पार्टी जो विधानसभा में जो गणित है वो तीसरे पायदान पर आ गई है। यह कतई नीतीश कुमार या उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं उनको कतई पसंद नहीं है कि तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन करके नीतीश कुमार रहें। तो ऐसे परिस्थिति में वह कैपेबल है संजय झा इसको अचीव करने के लिए। 2025 का जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ ही उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। तो यह कहीं ना कहीं लाउड एंड क्लियर मैसेज है। देखा जाए तो नीतीश कुमार जी के पार्टी में नीतीश जी अस्वस्थ चल रहे थे और हाल के दिनों में संजय झा ही एक तरह से देखा जाए तो पार्टी चला रहे थे। संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, फिर नौकरशाह में दीपक प्रसाद, मनीष वर्मा, यही लोग पार्टी चला रहे थे और संजय झा का उसमें दबदबा ज्यादा था। जनता दल में खाता न बहे, नीतीश कुमार जो कहें वही सही। भले वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन नीतीश कुमार की इच्छा के बगैर जदयू में पत्ता भी नहीं हिलता। जो चाहेंगे वो नीतीश की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। नीतीश जी जो चाहेंगे वही होगा। हाँ, उन्हें कन्विंस करके आप कोई भी काम करा सकते हैं। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे एक और वजह है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए मोदी सरकार से बातचीत में संजय झा बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये हम लोगों का शुरू से डिमांड रहा है आपको स्पेशल स्टेटस का। अब आपको जो फाइनेंस कमीशन है उसका कुछ इसको लेकर के कोई कुछ कमेंट कुछ आया हुआ है स्टेट, तो हम लोगों ने कहा है पर्पस है कि मदद मिलना। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि संजय झा को नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन ललन सिंह की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए सवर्ण तबके को लुभाने और उनका कद बढ़ाने के लिए उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। आप थोड़ा सा मदद कर देंगे तो बिहार बिल्कुल स्टैंड आउट कर जाएगा। देखिए एक बात तो समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे, फिर भी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज नहीं है। नीतीश कुमार की चमक और धमक बराबर है और बरकरार है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी यह सिद्ध होकर के दिखाई पड़ा है। अपमानित महसूस कर रहे थे भाई कि नाम संजय झा का केंद्र में मंत्री में चल रहा था और ललन सिंह मंत्री बन गए, रामनाथ ठाकुर बन गए, तो वहां नीतीश जी की मजबूरी थी कि अपर कास्ट से दोनों को मंत्री नहीं बना सकते थे। तो इसलिए उन्होंने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और भाजपा से, खासकर भाजपा से अपनी मांगे मनवाने का, भाजपा पर दबाव बनाने का, तो उस सेतु का काम अब संजय झा करेंगे। क्योंकि भाजपा के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, भाजपा नेताओं से अच्छा संबंध है, तो अभी वहाँ जो प्रस्ताव पारित होगा उस पर संजय झा को जिम्मेवारी दी जाएगी कि वो काम करें और देश भर में जदयू संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे संजय झा। संजय झा कांग्रेस के कड़े आलोचक रहे हैं। 1 दिसंबर 1967 को मधुबनी के अररिया संग्राम गांव में उनका जन्म हुआ। 1989 में जेएनयू से इतिहास में एमए की डिग्री ली। मीनाक्षी झा से शादी की और इस वक्त 22 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने की वजह से नीतीश कुमार चुनाव में व्यस्त होंगे, इसलिए संजय झा अन्य राज्यों में संगठन और चुनाव की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। कि नीतीश कुमार जी की इच्छा है कि जेडीयू राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बने और इसके लिए जो जहां पार्टी का आधार रहा है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में रहा है, झारखंड में रहा है, यूपी में रहा है, इन सब जगह पार्टी अपना अपना आधार बढ़ाएगी और प्रयास रहेगा कि ये गिफ्ट हम लोग अपने नेता को दे सकें। संजय झा अब तक पीछे रहकर पार्टी की मदद करते थे, अब फ्रंट पर खुलकर खेलने का मौका मिला है। उनको लेकर तमाम दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन 2025 में उनकी असली परीक्षा होगी। बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से कोलकाता तक और जयपुर से लखनऊ तक ऐसी ही तस्वीर थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर थे,
शहर शहर बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एक बार फिर कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। 3 दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट से केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 12 जुलाई तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए देश के कई शहरों में बीजेपी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पर इन कार्यकर्ताओं को जो है चंडीगढ़ पुलिस जो है उठा के ले जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ पुलिस उठा के बसों में डाल रही है और यहाँ से डिटेन करके जो है पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा इन तमाम कार्यकर्ताओं को। तो पहले ईडी और फिर सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तो दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं के टारगेट पर केंद्र सरकार थी। कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जो कीर्तिमान स्थापित किया है, जो रिकॉर्ड बनाया, अद्भुत और अभूतपूर्व है। भाजपा कर क्या रही है? भाजपा अपने राजनीतिक विपक्ष को खत्म करने के लिए सिस्टम का और सिस्टम के लूप होल्स का दुरुपयोग कर रही है। अरविंद केजरीवाल पर 2 मामले दर्ज हैं। पहला ईडी का, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दूसरा केस है सीबीआई का, जिसने शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज किया है। लिहाजा आम आदमी पार्टी के आरोपों का बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की। प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए। हम इनसे एक सवाल पूछते हैं, उसका जवाब दे दें। दिल्ली में जब सेकेंड वेव थी कोविड की, सब दिल्ली वाले डरे हुए थे। उस समय दिल्ली सरकार को उनकी मदद के लिए आना चाहिए था या शराब नीति बनाना चाहिए था? अरविंद केजरीवाल उस समय अपने साथियों के साथ बैठ के शराब नीति बना रहे थे। फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वकीलों के मुताबिक सोमवार या मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की तरफ से बेल एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की जाएगी।